हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब परीक्षा नज़दीक आ गई है, समय भी कम है, डगर तो कठिन है, लेकिन आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। किसी ने कहा है कि कैसी कठिन डगर हो, कैसी भी कठिन डगर हो, चाहे कैसा भी हो रास्ता, सफ़र मुश्किल भरा हो तो, सफ़र मुश्किल भरा हो तो नित नए रंग दिखाता, लेकिन प्रतिज्ञा मन में ठान, लेकिन प्रतिज्ञा मन में ठान, जुटाकर सारी हिम्मत संघर्षों से हो जाते हैं पार, चाहे कितने भी गहरे हो समंदर, चाहे कितने भी गहरे हो समंदर। अगर आप अनवरत प्रयास करेंगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। पाठ का नाम है द्वितीयक क्रियाएं। हमने अध्याय 5 में पढ़ा प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं कि हम जब प्रकृति से प्रदत्त पदार्थ को सीधा ही उपभोग में ले लेते हैं, उसे प्राथमिक क्रिया कहते हैं। मैं डायग्राम के द्वारा बताना चाहूंगा, बड़े आसान शब्द में आपको समझ में आएगा कि जैसे मान लीजिए कोई जंगल है, आप उस जंगल में से लकड़ी काट कर लेकर आ रहे हैं, तो ये क्या है, उस लकड़ी काट कर उसको बेच दिया आपने, तो ये आएगा प्राथमिक क्रिया के अंदर। इससे आपने कोई मूल्य अर्जन किया है, धन अर्जन किया है, तो ये प्राथमिक क्रिया में आएगा। लेकिन आपने उस लकड़ी से आपने कहीं पर ले गए, फैक्ट्री में ले गए, हाथ से या मशीनों के द्वारा आपने कुर्सी बना लेते हैं, तो वो आएगा आपका द्वितीयक क्रिया में। किस में आएगा वो आएगा आपके द्वितीयक क्रियाओं में। समझ गया। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, कोई खेत है, उस खेत में अगर गेहूं है, मान लीजिए गेहूं है वहां पर, और आपने गेहूं लेकर आते हैं आप और गेहूं को बेच रहे हैं, तो वो आएगा आपका प्राथमिक क्रियाओं में, वो आएगा आपका प्राथमिक में। लेकिन गेहूं को अगर मशीनों के द्वारा चक्की में अगर आपने उससे आटा बना लिया, क्या बना लिया, आटा, तो वो आएगा आपका द्वितीयक क्रिया में। तो आप परिभाषा को बड़े आसानी से समझ रहे होंगे कि जब हम प्रकृति से प्राप्त पदार्थ का, प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का रूप परिवर्तन करके उसका मूल्य बढ़ा देते हैं, क्योंकि लकड़ी सस्ती होती, कुर्सी महंगी होती है। जब हम प्रकृति से प्राप्त पदार्थ का रूप परिवर्तन करके उसका मूल्य बढ़ा देते हैं, तो उसे हम द्वितीयक क्रियाओं में शामिल किया करते हैं। समझ रहे हैं, रटनी नहीं परिभाषा। जब हम प्रकृति से प्राप्त पदार्थ का, गेहूं प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, उसका रूप परिवर्तन करके उसका विनिर्माण में, प्रसंस्करण में आगे बात करेंगे, रूप परिवर्तन करके उसका मूल्य बढ़ा देते हैं, वो द्वितीयक क्रियाओं में आएगा। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। तो ये इसकी आसान सी परिभाषा हो गई कि प्राथमिक क्रियाओं में जो हमने कच्चा माल सीधा उपभोग लिया था, अब उसको हमने और बदल दिया, थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दिया, और उसे हमने द्वितीयक क्रियाओं में ले लिया है। अब द्वितीयक क्रियाओं में 3 स्पेशल बात आती है, ये देखिए आप। पहला आता है आपका विनिर्माण, दूसरा आता है आपका प्रसंस्करण, और तीसरा आता है आपका इसमें निर्माण। इसको अगर मैं इंग्लिश वर्ड में लूंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, प्रसंस्करण का मतलब होता है प्रोसेसिंग, और निर्माण का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। अब आप समझिए, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी, यहां पर क्या होता है, एक वस्तु का उत्पादन किया जाता है, वस्तु का उत्पादन किया जाता है बिल्कुल आसान शब्दों में, और वो क्या रहता है, मुख्यतः बात करते हैं हाथ से, लेकिन आज की बात करें जब औद्योगिक क्रांति आई है तो मशीनों के द्वारा। किसके द्वारा, मशीनों के द्वारा। तो यहां पर विनिर्माण में आएगा कि हम छोटी से छोटी वस्तु, कोई भी छोटी सी वस्तु, कोई सुई है, उससे लेके बड़े बड़े वायुयान है, आपके उपग्रह हैं, इनका निर्माण करते हैं, तो वो विनिर्माण में आता है। यानी छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तुओं का निर्माण अगर हम हाथ के द्वारा या मशीनों के द्वारा करेंगे, कारखानों में करेंगे, तो वो विनिर्माण के अंतर्गत आएगा। समझ रहे हैं आप। तो विनिर्माण क्या होता है कि हम इसको यूं भी समझ सकते हैं कि विनिर्माण का मतलब होता है कि कच्चे माल को हम उसका रूप परिवर्तन करके मशीनों के द्वारा, किसी के द्वारा उसे हम बाजार में बेच देते हैं कच्चे माल को, तो उसे आता है। जैसे हमने लकड़ी था, उससे कुर्सी बनाई मशीनों के द्वारा, उसे ऊंचे मूल्य पर बेचते हैं, तो वो विनिर्माण के अंतर्गत आता है। तो विनिर्माण में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। एक तो आता है विनिर्माण उद्योग और एक सीधा उद्योग निर्माण। मान लीजिए आप, इसमें क्या अंतर है। देखिए, विनिर्माण उद्योग का मतलब है, एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। अगर आपको मैं बोलता हूं इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग। अब लौह इस्पात उद्योग में आप क्या समझते हैं,
आप लोहा इस्पात उद्योग का नाम सुनेंगे तो आपके दिमाग में आएगा बड़ी बड़ी मशीनें आएगा, कारखाने आएंगे, लोग काम कर रहे हैं इस तरीके से, मजदूर, एक पूरे एक वातावरण आएगा यहाँ पर। लेकिन अगर मैं उद्योग के अंदर अगर मैं पर्यटन उद्योग लेता हूँ या मनोरंजन उद्योग लेता हूँ तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, उद्योग तो है। तो यानी विनिर्माण उद्योग के अंदर आपका आता है कारखाने, मशीनें, मजदूर, ये काम करें, बड़े स्तर पर काम आता है। जबकि उद्योग में हम पर्यटन मनोरंजन उद्योग को भी शामिल करते हैं। अगर हम लोहा इस्पात को बोले तो उसको भी उद्योग बोलेंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा ये मान लीजिए कि थोड़ा सा अलग करने के लिए हमने उसमें यहाँ पे विनिर्माण नाम लिया है। अब प्रसंस्करण का मतलब क्या होता है, इसी की प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए आप कपास लेते हैं और कपास से आपने उसको यंत्रों के द्वारा उसका रूप परिवर्तन करके आपने उसे धागा बना दिया है, तो ये क्या हुआ, इसकी प्रोसेसिंग हो गई, इसको प्रसंस्करण कहते हैं। हाँ, इसको क्या कहते हैं, प्रसंस्करण कहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग अलग हो गया, प्रोसेसिंग हो गई, यानी उस जो अपने कोई चीज बनाई है, वस्तु बनाई है, उसके अंदर जो अपने प्रोसेसिंग की, बदलाव किया, वो इसमें आएगा। और निर्माण के अंदर आता है कि आपने ईंटों के द्वारा या फिर सीमेंट के द्वारा या पत्थरों के द्वारा जो भवन निर्माण करते हैं हम, या एक तरीके से जो सड़क निर्माण करते हैं, वो आएगा आपका निर्माण के अंदर। लेकिन तीनों, विनिर्माण, प्रसंस्करण, निर्माण, ये तीनों मिलकर क्या बनाती है, द्वितीय क्रिया बनाती है। समझ में आ रहा होगा आपको। अब आगे हम विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं, बड़े उद्योग होते हैं, काफी आधारभूत उद्योग होते हैं। तो विनिर्माण उद्योग के अंदर पढ़ते हैं हम, जैसे इसके अंदर अगर हम बड़े आधुनिक बड़े पैमाने के हम यूं पढ़ते हैं, आधुनिक बड़े पैमाने के विनिर्माण उद्योग, जो विनिर्माण उद्योग होते हैं बड़े पैमाने के, तो इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, हम ये देखेंगे। अब देखिए विशेषताएं अगर आप देख रहे हैं तो विशेषताओं के अंदर सबसे जो मुख्य विशेषता आएगी वो देखिए आप, सबसे जो मुख्य विशेषता आएगी वो आएगा यहां पर, आप समझिए। जैसे मैं छोटे स्तर पे कोई चीज बना रहा हूं, घर पे बना रहा हूं, आगे हम पढ़ेंगे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, तो वहां पर क्या होगा कि या तो मैं कम मात्रा में उसको उत्पादन करूंगा, ठीक है, और कम मात्रा में उत्पादन करूंगा तो क्या होगा कि वस्तु महंगी मिलेगी, ठीक है, और या उसकी गुणवत्ता कम होगी। लेकिन विनिर्माण आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योग में क्या होता है, खास जो बात होती है वो होता है विशिष्टीकरण का गुण होता है। किसका गुण होता है, विशिष्टीकरण का गुण होता है। विशिष्टीकरण, विशिष्टीकरण का मतलब होता है, कौशल विशिष्टीकरण में कह सकते हैं, कौशल विशिष्टीकरण का गुण होता है। विशिष्टीकरण का मतलब एक वस्तु के अंदर उसकी विशिष्टता है, एक वस्तु के अंदर उसकी ये मान लीजिए उसने महारत हासिल कर रखी है। तो यहां पर क्या होता है, एक ही वस्तु का बड़े पैमाने पर निर्माण होता है। एक ही वस्तु का बड़े पैमाने पर निर्माण होता है। और उससे फायदा क्या होता है, जब एक ही वस्तु का बड़े पैमाने पर निर्माण होगा, जब क्योंकि आप एक ही वस्तु पर फोकस कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, वो वस्तुएं क्या होगी, उनकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी और वो सस्ती भी होगी। वो क्या होगी, सस्ती भी होगी। पहले के टाइम क्या होता था कि कोई मशीन है, वहां पर कई चीजें बन रही है फैक्ट्रियों में, आपके जैसे मान लीजिए लकड़ी के सामान बन रहे हैं, मूर्तियां बन रही है, कुर्सी बन रही है, तो वहां पर क्या गुणवत्ता और वस्तु का मूल्य भी बढ़ जाता है। लेकिन जब एक ही वस्तु का बड़े पैमाने पर निर्माण हो रहा है, मान लीजिए जूतों की फैक्ट्री हो, जूते बना रही है, तो वो वहां पर वो चीज सस्ती भी मिलेगी और गुणवत्ता भी अच्छी होगी। तो ये एक मुख्य गुण है कौशल विशिष्टीकरण का गुण है। अगला जो गुण आएगा उसके अंदर वो पढ़ते हैं हम यहां पर, इसके साथ ही मैं इसको साथ लेके चलूंगा, आप समझ गए। दूसरा गुण है यंत्रीकरण को मत समझिए आप, यंत्रीकरण को बड़े आसानी से समझ सकते हैं आप। यंत्रीकरण का मतलब ये होता है कि पहले के समय में मैंने बताया था आपको, विनिर्माण में हम क्या कर रहे थे, हाथ से बने हुए, लेकिन अब मशीनें आ गई है। हाथ से बनी वस्तुएं थी पहले, यंत्रीकरण में क्या थी, पहले हम विनिर्माण में हाथ से बनी वस्तु थी, अब मशीनें आ गई है और मशीनों के अंदर भी अब आ गया है स्वचालित मशीनें। क्या आ गई है, स्वचालित मशीनें। स्वचालित मशीनों का मतलब
कि अब ऐसी मशीनें आ गई, आपने देखा हो कई बार कि वो मशीनों में कमांड दे देते हैं और मशीनें अपने आप ही काम करती हैं। जैसे मान लीजिए आप पॉलीथीन पैक कर रहे हैं, तो कपड़ा आ रहा है, कपड़े को किया पैक, फिर वो अपने आप ऑटोमेटिक वो पॉलीथीन पैक हो जाती है, उसकी स्टेपलिंग हो जाती है, यानी पैक हो जाता है। तो मशीनें खुद, यानी उसके लिए मनुष्य की आवश्यकता नहीं है। तो आज ये जो उद्योग होते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है? यंत्रीकरण होती है। मतलब आप वहाँ जाएंगे, जैसे विशेषता मतलब वहां जाएंगे तो क्या माहौल देखेंगे? वहां बड़ी बड़ी मशीनें मिलेगी और वो कैसी होगी? स्वचालित मशीनों में होगी। स्वचालित मशीनें, यानी उसके लिए किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं ही क्या कर रही है? या तो मशीनें मिलेगी, हाथ का काम तो है ही नहीं यहाँ तो हाथ का काम ही नहीं है, तो मशीनें मिलेगी। और मशीनें भी कैसे मिलेगी? स्वचालित मशीनें मिलेगी। तीसरा जो मुख्य है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बाद में आया, वो है आपका प्रौद्योगिकी नवाचार। प्रौद्योगिकी नवाचार, इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर यह आएगा कि यहां पर नवाचार यानी नई चीज और प्रौद्योगिकी यानी तकनीक के साथ हम क्या नई चीज देखते हैं। तो तकनीक के साथ नई चीज वो देखते हैं जब हमें वहां पर कुछ चीज समस्या आ रही है। समस्या क्या आती थी यहाँ पर? प्रौद्योगिकी नवाचार के अंदर समस्या क्या आती थी कि बड़े बड़े जो कारखाने थे उनसे प्रदूषण होता था। तो यहाँ पर प्रदूषण पर ध्यान दिया गया कि यहाँ पर उस प्रदूषण को रोकने पर ध्यान दिया गया, है ना। प्रदूषण दूर करने के लिए उपाय किए गए, प्रदूषण दूर करने के उपाय यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, वस्तु की गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। वस्तु की गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। वस्तु की गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। साथ ही जो कल कारखानों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है, तो अपशिष्टों का जो औद्योगिक अपशिष्ट है, औद्योगिक अपशिष्ट हैं, उनके निस्तारण पर ध्यान दिया गया। यही तो नवाचार है। नवाचार यानी ये नहीं है कि आप केवल उद्योग कर रहे तो आपका दिमाग ये होना चाहिए कि आप वस्तुओं का ही उत्पादन करें, खाली विकास आप मतलब आर्थिक पे ही देख रहे हैं। आपको पर्यावरण को भी देखना पड़ेगा, तो प्रदूषण को दूर करने पर ध्यान देना पड़ेगा। जो अपशिष्ट आ रहा है, जो आपका औद्योगिक अपशिष्ट आ रहा है, उस पर भी आपके निस्तारण पर ध्यान देना पड़ेगा। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट क्या है, मैं इसी के साथ ले रहा हूं, इनको साथ लेंगे, मिटाएंगे नहीं। तो ये हो गया आपका यंत्रीकरण। और चौथा पॉइंट जो है इसका, वो आएगा आपका इसके अंदर संगठनात्मक एवं ढांचा। मतलब इसका ढांचा कैसा है, मतलब इस पूरे उद्योग का संगठनात्मक ढांचा, या फिर आप इसमें नाम ले सकते हैं स्तरीकरण। संगठनात्मक ढांचा एवं स्तर, जो भी है ढांचा आप ले लीजिए। तो क्या मिलेगा आपको? जैसे आपको मिलेगा पहले यहां पर जटिल तंत्र मिलेगा। जटिल तंत्र, जैसे छोटा उद्योग होगा वहां पर तो 8-10 लोग काम कर रहे हैं, मशीनें भी कम हैं, लेकिन यहाँ पर जटिल तंत्र मिलेगा, बड़ी बड़ी मशीनें मिलेगी। आपको श्रम का भी विभाजीकरण मिलेगा। आपको जैसे अर्धकुशल भी मिलेंगे, श्रमिक के अंदर कुशल भी मिलेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रेन भी मिलेंगे, हाँ, इस तरीके से मिलेंगे। तो आपको क्या होगा? आपका क्या होगा? जटिल तंत्र होगा। दूसरा आपको बता दिया मैंने, वस्तु का विशिष्टीकरण होगा, विशिष्टीकरण का गुण होगा। आपका, मैं विशिष्टीकरण के साथ सकता हूं कि आपका श्रम का विभाजन होगा। श्रम का विभाजन मतलब आपको यहां पर अर्धकुशल या फिर कुशल और कुशल है, या फिर जो बौद्धिक श्रम जो कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जो मशीनों में जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, वो पूरा आपको यहाँ सब तरीके के श्रमिक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। डी आपका आ जाएगा कि वस्तु कैसी होगी? सस्ती होगी, यानी सस्ती वस्तु मिल जाएगी आपको। ये गुण मिल जाएगा, कोई सस्ती वस्तु का गुण मिल जाएगा। साथ में आपको यहाँ पर क्या होगा? आपको जो पूंजी निवेश होगा, पूंजी निवेश वो भी अधिक होगा। पूंजी निवेश भी क्या होगा? वो अधिक होगा। और अंत में आप ले सकते हैं इसके अंदर कि यहां पर आपको क्या होगा? जो प्रशासकीय, जो एक पूरा तंत्र मिलेगा, प्रशासकीय वर्ग मिलेगा। प्रशासकीय वर्ग मतलब एक पूरे, जैसे जो भी एक पदानुक्रम होता है, यानी मैनेजर मिल रहा है, मैनेजर से नीचे फिर आप लिपिक मिल रहा है, उस तरीके से। तो पूरा एक प्रशासकीय वर्ग होगा। छोटे उद्योगों में नहीं मिलेगा आपको। कंपनी का सीईओ मिल रहा है, सीईओ के बाद में उसका मैनेजर मिल रहा है, फिर उसके बाद में उसके क्लर्क मिल रहे हैं, फिर काम करने वाले, पूरा प्रशासनिक वर्ग होगा। यानी एक संगठनात्मक ढांचा का होगा, संगठनात्मक जटिल तंत्र होगा। वस्तु का विशिष्टीकरण पढ़ चुके हैं हम वापस। श्रम का विभाजन होगा, सस्ती वस्तुएं मिलेगी, पूंजी विनिवेश अधिक होगा और प्रशासकीय वर्ग होगा। ये इसकी विशेषता आ रही है।
और अंत में एक विशेषता और है, वो भी पढ़ लीजिए आप। पांचवा यहां पर ले लेता हूं मैं, पांचवा पॉइंट है, वो है आपके अनियमित भौगोलिकरण। अनियमित भौगोलिक वितरण। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसा नहीं है कि जो बड़े छोटे पैमाने के उद्योग तो क्या होते हैं कि आपको किसी भी गांव में मिल जाएंगे, छोटे शहरों में मिल जाएंगे, लेकिन ये कहाँ मिलेंगे आपको, जहां पर उनको मतलब बड़े स्तर पे, जहां पर उनको क्या मिल जाए, श्रम मिलेगा, जहां पर उनको सस्ता श्रम मिल जाए उस उद्योगों को। उसको सबसे बड़ी बात है कच्चा माल मिल जाए, हाँ, उसको कच्चे माल के साथ में यहाँ पर क्या हो जाए, सरकारी कोई नीतियां हो उस हिसाब से मिले। तो ये जो उद्योग होंगे अनियमित भौगोलिक वितरण, जैसे मान लीजिए भारत में बात करें तो छोटा नागपुर के पठार के पास में, वहां पर आपको कच्चा माल मिलने के कारण वहां पर आपको ऐसे उद्योग मिलेंगे, है ना, हर जगह नहीं मिलेंगे, यानी अनियमित मिलेगा जो भी ये उद्योग होगा उसकी विशेषता होगी बड़े उद्योगों की। तो हमने पढ़ा इसके अंदर सबसे बड़ी बात द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाओं में 3 पढ़े, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग, निर्माण कंस्ट्रक्शन। उसके बाद में आधुनिक बड़े पैमाने विनिर्माण उद्योग की विशेषता है कौशल विशिष्टीकरण है, यानी कौशल का भी, यानी यहां पर कौशल विशिष्टीकरण आ गया, कौशल यानी श्रम का भी और वस्तु का भी विशिष्टीकरण का गुण आ गया। यंत्रीकरण यानी स्वचालित उपकरण मिलेंगे, मशीनें मिलेगी, प्रौद्योगिकी नवाचार बता दिया मैंने आपको, प्रदूषण को रोकने का, आपके अपशिष्टों का निस्तारण का मिलेगा आपको, संगठनात्मक ढांचे बता दिए, जटिल तंत्र होगा, वस्तु विशिष्टीकरण होगा, श्रम विभाजन होगा, सस्ती वस्तु होगी, पूंजी निवेश होगा, प्रशासकीय वर्ग होगा, और अंत में अनियमित भौगोलिक वितरण होगा। ऐसा नहीं है कि आपको उद्योग सब जगह मिल जाएंगे, आपको ये जहां पर इनको कच्चा माल मिलेगा, सस्ता श्रम मिलेगा, सरकारी नीतियां मिलेगी, बाजार मिलेगा, परिवहन के साधन मिलेंगे। आगे हम बात करेंगे क्या 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 इनमें क्या क्या चाहिए होते हैं, वो हम बड़े स्तर पर बात करेंगे, जहां पर आएगा उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, इसका बड़ा प्रश्न भी आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा, पाठ की थीम समझ में आएगी कि द्वितीयक क्रियाओं में हम अब इसमें हाथ से या फिर हम मशीनों के द्वारा बनी वस्तुओं का निर्माण पढ़ेंगे। आगे इसमें उद्योगों की अवस्थिति पढ़ेंगे, फिर उद्योगों के प्रकार पढ़ेंगे कि आकार के आधार पे क्या है, कच्चे माल के आधार पे, वो हम आराम से पढ़ेंगे। तो आप इसको पढ़िए, इसको देखिए, साथ में इसके नोट्स बनाइए। मुझे उम्मीद है आपको पाठ समझ में आया होगा, और आगे अब टाइम कम है तो अपनी मेहनत का स्तर भी बढ़ाइए, जिससे हमको सफलता निश्चित रूप से मिले। ओके बेटा, थैंक यू।